नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और उसकी किताब पढ़ रहे हैं संविधान कार्य पर। उसका अध्याय 1 हम लोग शुरू कर चुके हैं, संविधान क्यों और क्या। इसके लेक्चर 1 में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था कि संविधान होता क्या है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं और उनमें से भारत कौन कौन सी विशेषताएं अपने संविधान में रखता है, वो सारी बातें मैं चर्चा कर चुका हूं। आज हम लोग बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ और जानते हैं कि इस लेक्चर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान की हम लोगों को क्यों आवश्यकता है। ठीक है, संविधान की क्यों आवश्यकता है, जरूरत क्यों है संविधान की। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को, किसी कंट्री को एक संविधान की जरूरत क्यों होती है। और अब जिन विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि संविधान क्या होता है तो वो लेक्चर 1 देखें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो पूरी तैयारी है वो आपको सिर्फ 11th 12th पढ़ाना नहीं, आप में एक बिल्कुल समझ विकसित करना और इतनी विकसित करना यूपीएससी के लेवल तक की कि आप उन चीजों को समझ सके। तो आप लेक्चर 1 से चीजों को देखते जाए, कनेक्ट करते हुए जाए। तो संविधान की हमें क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, वो जानेंगे और उसके बाद समझेंगे कि राज्य क्या होते हैं, सोवियत संघ का समझेंगे और संसद को समझेंगे। इन तीनों को आज का ये हमारा पावर बूस्टर डोज रहेगा। क्या रहेगा? पावर बूस्टर डोज। इसका मतलब क्या रहेगा? देखिए टॉपिक मेन जो है वो है संविधान की आवश्यकताएं क्यों है, हमें जरूरत क्यों है, पर उसमें जब मैं पॉइंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा राज्य। अब राज्य क्या होता है आप बोलोगे सर जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वही तो बात करो। नहीं, ये राज्य कुछ हट करके हैं, वो चर्चा करेंगे। सोवियत संघ क्या होता है वो भी आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। संसद भी अब एक बार ही हम आज समझा देंगे, उसके बाद जब भी कभी संसद की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर पहले बता चुके हैं संसद। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, हमें संविधान की क्यों जरूरत है। जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि संविधान वो सर्वोच्च कानून है जिसका पालन सरकार भी करती है और जनता भी करती है। तो इस संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए मानव क्या है, इतना मतलब इंसान है कि वो अपनी जरूरत के बिना तो किसी चीज का इस्तेमाल करेगा नहीं। तो क्या ऐसी जरूरत है किसी देश के लोगों को या देश की सरकारों को या देश को संविधान की, तो वो जानते हैं। संविधान के मुख्यतः 4 काम है और उन 4 कामों के कारण हमें ऐसा लगता है कि संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं और लास्ट समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ये 4 काम किसी भी देश का संविधान करता है। हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इन 2 कार्यों के बारे में बात करेंगे कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, और दूसरा निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता है। ये जो 2 है वो हम लोग आगे के लेक्चर 3 में कवर अप करेंगे। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आराम से धीरे धीरे और बहुत बेहतरीन कंटेंट अपन लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आवश्यकता है उस पर बढ़ते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। सबसे पहले तो आप शब्दों को समझे, एक एक शब्दों को हम समझते जाएंगे। हम एक एक शब्दों को समझेंगे। शब्दों को आप समझोगे तो आपको क्या है, टॉपिक समझ में आएगा। टॉपिक को आप समझोगे तो क्या होगा, आपको चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर समझ जाओगे तो आपको पूरी किताब समझ में आ जाएगी। और 11th की किताब समझना मतलब सच में बहुत बेहतरीन काम है, बहुत आप अच्छे स्तर का ज्ञान पा चुके हो, ऐसा मेरा मानना है। तो हम समझते हैं कि तालमेल का मतलब क्या होता है, भरोसा क्या होता है और किस प्रकार से संविधान ये काम करता है वो जानते हैं। देखिए तालमेल का मतलब क्या है। तालमेल का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो होता है कोऑर्डिनेशन। अब संविधान तालमेल बढ़ाता है। देखिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। तालमेल का मतलब यह होता है कि मिलजुल करके कहीं ना कहीं काम करना, मिलजुल करके कहीं रहना, वो एक तालमेल वाली सी बात है। जैसे कि मैं आज आपको एक ऑफिस का एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ के ऑफिस का। हम जब रिकॉर्ड करने आते हैं उससे पहले हमें ये पूरा पीपीटी का फॉर्मेशन करना पड़ता है और ये जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये हमें क्या करना है, टाइप करवाना होता है। तो अब हमारे यहाँ पे टाइप करने के लिए एक सर है, हमें उनसे टाइप करवाना पड़ता है। अब उनसे टाइप करवाने से पहले मुझे उनको क्या है, नोट कर करके देना होगा कि सर प्लीज आप ये टाइप कर दीजिएगा। ये टाइप कर देंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पीपीटी बनाऊंगा। पीपीटी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, वीडियो एडिट करने के लिए जो सर मैम है वो एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद क्या होता है, जो फिरोज सर है, आपके प्यारे फिरोज सर, वो क्या करते हैं, उसे अपलोड करते हैं। ये इतने काम एक वीडियो के पीछे होते हैं। जब एक वीडियो आप तक पहुंचता तो ये सारे काम आपके लिए होते हैं। अब ये देखिए कि कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। मैंने लिखा, फिर एक जने ने टाइप करा, फिर एडिट करा और फिर अपलोड करा। 4 लोग इसमें लगे हुए हैं।
अब इन चारों लोगों के बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कि मैंने इनको बोला सर मुझे टाइप करके दे दीजिए, अब जैसे मान लो अगर वो नहीं कर देंगे, कभी भी इच्छा होगी, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होगा, तो उनको टाइप कर करके वो दें, उनके बीच में मेरे बीच में तालमेल होना चाहिए। वो बोलेंगे सर कब तक चाहिए आपको, मैं सर हो सके जितना जल्दी। बोले फिर भी सर टाइम, मैं सर कल तक दे दीजिएगा आप टाइप करके। बोले ठीक है इट्स ओके। तो तालमेल होना जरूरी। कभी बोले यार सर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मैं परसों दूं चलेगा आपको, मैं ठीक है परसों। तालमेल होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो तालमेल का मतलब क्या, आप मिलजुल करके कहीं ना कहीं काम करो। पर उस तालमेल के लिए क्या होता है, आपको कुछ नियमों की आवश्यकता है, कुछ नियम होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अब आज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ऑफिस में ऐसा नियम बना दिया जाए कि कोई भी टीचर जब किसी स्टाफ को काम दे तो 24 घंटे तक का समय हो, कि भाई जैसे मैंने टाइप करने के लिए दिया और मैंने बोला 24 घंटे तक का इनका टाइम है कि जैसे आज शाम को 5 बजे दिया है तो कल शाम को 5 बजे तक आपको सर काम मिल जाएगा। इतना होना चाहिए, उससे पहले टीचर जल्दबाजी ना करें। तो ऐसे कुछ नियम बना दिए जाए। तो ये एक प्रकार से ऑफिस के कुछ नियम हो जाते हैं। तो तालमेल मतलब क्या होता है, मिलजुल कर करके काम करना। या जैसे आप देख लीजिए आपके घर में कभी कोई फंक्शन होता है तो आपके पापा मम्मी कहते हैं देखो तुम दोनों भाई मिलकर के काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, तालमेल रखना अपने बीच में। या आप कभी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या देखिए आपने कभी खिलाड़ियों को क्रिकेट में देखा वो रन लेने के लिए भागना वाला, तो आंखों आंखों में इशारा हो जाता भाग लेना, वो कोऑर्डिनेशन है, वो तालमेल है। तो संविधान तालमेल बढ़ाता है। अब ये संविधान किस में तालमेल बढ़ा रहा है वो देखिए। देखिए भारत क्या है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। और विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके पास किसी चीज में बहुत सारी विकल्प हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी या विविधता कहते हैं। जब आपके पास विकल्प बहुत सारे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कह रहे हैं। हम यहाँ पर जो बात करते हैं भारत में वो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं की बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जाति की बात करता हूं, मैं बात धर्म की करता हूं, मैं बात भाषा की करता हूं। अब देखिए जातियों में अगर मैं बात करूं, जैसे आप आदिवासी समुदाय के लोगों को देखिए, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी जो संस्कृति वो बिल्कुल अलग है। जो कल्चर होता है, कल्चर में क्या आता है, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर होता है। आप आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगलों में रहते हैं वो क्या है, वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में पूजा नहीं करते हैं। वो किसकी पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वो नेचर की पूजा कर रहे हैं। वो कोई पिज्जा या मैगी वैगी नहीं खा रहे हैं, वो आपको जो वहां जंगलों में प्रकृति से जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। वो उनका खाना पीना है, वो उनके खुद के एक त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वो उसमें भी आपको क्या है, विविधता देखने को मिल रही होगी। कोई एक आदिवासी समुदाय है उसकी कुछ अलग ही संस्कृति है, दूसरे की कुछ अलग है, और बाकी जो जातियां हैं उनमें भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने कुछ त्योहार होते हैं उन्हें मनाते हैं। धर्म के मामले में आप देखेंगे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अनेकों धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। और उन सबके जो त्योहार आते हैं उन त्योहारों में आप कुछ अलग अलग देखते होंगे कि देखिए हिंदू धर्म के लोग इस प्रकार से त्योहार मना रहे हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो इस प्रकार से त्योहार मना रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो इस प्रकार से त्योहार मना रहे हैं। और हम भारतीय सभी जो त्योहार है वो मिलजुल करके मनाते हैं। तो इसमें भी आपके पास क्या है, विविधता है। ये भारत का सौभाग्य है कि 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं जाता होगा जहां पे त्योहार नहीं आता हो। किसी ना किसी धर्म का कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है और हम मिलजुल करके मनाते हैं, ठीक है। और सबका रहना खान पीन भी अलग होता ही है। फिर आप भाषा के आधार पर देखिए भारत में कितनी ही भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बहुत सी भाषाएं मिलेंगी। आप फिर इधर जाएंगे उड़िया, बंगाली, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उधर और भी अलग आपको देखने को मिलेगा, हिंदी, ये तो अपनी नॉर्मल आम भाषा है। तो ये सारी कितनी भाषाएं हैं हमारे पास, कितने ऑप्शन है, कितने विकल्प हैं। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, विविधता है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास विविधता है हमारे देश में। पर जब कभी कभार क्या होता है, ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, या ज्यादा लोग जब ऐसा हो जाता है कि नहीं सब अलग अलग विचारों के हो तो थोड़ा सा क्या झगड़ा होने की गुंजाइश होती है। तो जब क्या हो जाता है, इन विविधताओं के बीच में मतभेद हो जाए, जब लोगों के बीच में मतभेद या मनभेद हो जाए, मतलब क्या है, कोई कहे कि नहीं मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बेकार है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसका बेकार है, मैं जो भाषा बोलता हूं वो सही है, दूसरों की क्या है, बेकार है। तो यहां पर जब क्या है, मतभेद हो जाता है तो क्या है, संविधान इनके बीच में तालमेल बिठाता है। फिर यहां पर से संविधान का काम शुरू हो जाता है। फिर संविधान यहां पे तालमेल बिठाता है। संविधान कहता है कि कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, सब कैसे हो, आप सब क्या हो, इक्वल हो। आप सब कैसे हो, आप सब कैसे हो, बराबर हो।
तो संविधान ने पहला काम तो क्या करा है कि तालमेल बिठाया है कि भाई दोनों जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक समान है, जो दोनों धर्मों के लोग हैं वो एक समान है, जो दो जातियों के लोग हैं वो भी एक समान है। तो पहला काम तो इनके बीच में तालमेल बिठा दिया और संविधान ने बता दिया देखो भाई आप ऐसे हो तो आप भी वैसे ही हो, आप भी बराबर हो और आप भी बराबर हो, तो किसी में वो नहीं, तो तालमेल बिठा दिया कोऑर्डिनेशन की। देखो आपको लड़ना नहीं है, जो रास्ता है वो संवैधानिक रास्ता आपको अपनाना है। पहला काम तालमेल का कर दिया। दूसरा काम क्या है? भरोसा दिलाने का। भरोसा किसको दिलाया गया? जैसे कि आप देख लीजिए कि भाई दो समुदाय है एक्स और वाई। ये जो वाई समुदाय है वो कमजोर है, पिछड़ा हुआ समुदाय है। अब इसके मन में डर है कि कल को यार ये एक समुदाय फिर पे हम पे शोषण ना करे, हम पे जुल्म ना करे, तो इस वाई समुदाय को भरोसा भी दिलाया है कि तू डर मत, तेरे साथ कौन खड़ा है? संविधान खड़ा है। संविधान ने भरोसा दिलाया है कि आप डरो मत, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। यह भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि अगणित लोगों को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। जैसे मैं बात करूं दलित समाज, पिछड़े समुदाय समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार किसने दिया? भारत के संविधान ने दिया है, ठीक है ना। और एक मुझे बहुत अच्छे से एक स्टोरी याद आती है, कोई किसी लेखक ने लिखा कि जब पहले एक समय दलित या पिछड़ी जाति के लोगों के, महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता था तो वो कुछ सोचती नहीं थी, पर जब से भारत में संविधान लागू हुआ तो वो ये सोचने लगी कि मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, ठीक है, उस बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचाऊंगी। ये किसकी बदौलत है? संविधान की बदौलत है। बेटियां ऊंचे ऊंचे सपने देखने लग गई, क्यों? क्योंकि संविधान की बदौलत है कि संविधान ने उनको आजादी दी कि नहीं, आप डॉक्टर भी बन सकती है, आप इंजीनियर भी बन सकती है और आप देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर भी आप पहुंच सकती है। ये भारत के संविधान की ताकत है। ये भरोसा संविधान ने दिलाया है कि आप लोगों के साथ क्या है? गलत नहीं होगा। तो पहला काम जो संविधान का है वो क्या है? तालमेल बढ़ाता है और लोगों में भरोसा दिलाता है। यहां हमारा पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आइए, अलग अलग धार्मिक निष्ठा के लोग रहते हैं। देखिए किसी भी देश में हो अलग अलग धार्मिक निष्ठा वाले लोग रहते हैं कि वो कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। उनमें से कुछ हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो न्यूट्रल हैं, अपने सभी धर्म उसके लिए क्या है? एक समान है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई है, जो अलग अलग धर्म है उनके जो पवित्र चिन्ह है उनकी तस्वीरें यहाँ पे मैंने दिखाई है। और अन्य आधार ऐसे कौन से हैं जिन पे भी लोगों में क्या हो सकता है? विभाजन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, तो वो क्या है? या उनकी अलग पहचान हो सकती है। अलग अलग व्यवसाय करते हैं तो लोग क्या है? अलग अलग प्रोफेशंस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग करता हूं, मेरा काम पढ़ाने का है। आपके पापा हो सकते हो किसान हो, आपकी मम्मी हो सकती हो डॉक्टर हो, और किसी के पापा मम्मी हो सकते हैं पॉलिटिशियंस हो। अलग अलग हम लोग व्यवसाय, अलग अलग काम धंधों में हम लोग लगे हुए हैं। उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, भिन्न का मतलब है अलग अलग योग्यता या क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग शौक हो सकते हैं। शौक बड़ी चीज है, सबके अलग अलग हैं। किसी को किसी चीज का शौक है, किसी को किसी चीज का शौक है। सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। तो किसी को सिनेमा में कुछ पसंद होता है, कुछ नहीं, किसी को कोई किताबें पसंद होती है, कुछ नहीं। तो सबकी जो है अलग अलग है। कुछ धनी मतलब अमीर है तो कुछ गरीब है, और कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान है। मतलब हमारे पास काफी जो विचार है वो हमें अलग मिल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं कुछ अलग सोचता हूं, और कोई जो दूसरा काम करता है वो इंसान कुछ अलग सोचता हो, तो इनमें काफी हमें क्या है? मतभेद हो सकता है, काफी समस्या हमें हो सकती है। इसलिए फिर क्या है? संविधान का काम आता है तालमेल बनाने का और भरोसा दिलाने का। यहां से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। हमारी पहचान बहुत सी पहचान है, हमारी एक पहचान नहीं है, हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है। हमारी काफी पहचान है, हमारी काफी आइडेंटिटीज है। जैसी एक आइडेंटिटी तो जैसे है हमारी जाति के नाम से, ठीक है, एक आइडेंटिटी है जाति की, एक आइडेंटिटी है धर्म की कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूं, एक आइडेंटिटी है लिंग की कि मैं पुरुष हूं, ओके। एक आइडेंटिटी फिर आती है जैसे कि व्यवसाय की, अभी अपन लोगों ने बात करी कि मैं ये काम धंधा करता हूं इसकी। फिर एक आइडेंटिटी आ जाती है मेरी योग्यता की, मैंने क्या शिक्षा ग्रहण कर रखी है, ओके। और भी इस प्रकार से और भी जो काफी आइडेंटिटीज है, काफी पहचान है, वो आ जाती है। जैसे कि मैं जाति की बात करूं तो मैं जिस पर्टिकुलर जाति में हूं
मेरी उस जाति की एक पहचान रहेगी। जब कभी भी कहीं पे जाति का कार्यक्रमों का मुझे बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा, वो मेरी एक जाति की पहचान है। फिर एक धर्म की पहचान होगी, ठीक है, जब कभी कुछ धर्म का कुछ होगा मैं उसमें जाऊंगा। एक लिंग की पहचान, व्यवसाय। अब व्यवसाय में जैसे मैं टीचर हूं, तो टीचर में जब मैं हूं तो मेरी जाति धर्म लिंग मैटर नहीं करता, मैं इसलिए वहां पर हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। अगर टीचर्स की मीटिंग हो रही तो टीचर्स में जाएंगे, अगर डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही तो डॉक्टर्स मिलेंगे, वहां पे टीचर का काम नहीं, चाहे वो किसी जाति का हो, ठीक है। अगर योग्यता की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आज मैं मास्टर्स करा हुआ हूं इकोनॉमिक्स में, तो आज जिन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है, एमए कर रखा है, वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो पहचान है, हमारी आइडेंटिटीज है, वो बहुत काफी आइडेंटिटीज है, हमारे काफी पहचान है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, काफी बार स्थान के आधार पे भी देखिए हम वहां पे रहते हैं। तो हमारी क्या है, काफी पहचान, काफी आइडेंटिटी से हमें जाना जाता है। और कहीं ना कहीं कभी कभार ये आइडेंटिटीज क्या होता है, थोड़ा सा विभाजन का कारण भी बन जाती है। परंतु हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन सभी पहचानों से अगर ऊपर कोई पहचान है, इन सब पहचानों से अगर कोई बड़ी पहचान है, वो है भारतीय की, वो है इंडियन की। आप अपने आप को इन पहचानों से दूर रखें, ठीक है, आप अपने आप को भारतीय बनाएं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत में क्या है, भारतीय। तो आप भारतीय बनकर के जिए, जाति लिंग धर्म रंग आर्थिक स्थिति के आधार पर इन सबके जो भेदभाव है इनको दूर करें, इनको हटाएं, और आप एक भारत को सच में विश्व गुरु के रूप में, भारत को विश्व गुरु के पटल पे खड़ा करें। और एक ही पहचान आप अपनी रखें कि हम क्या हैं, भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, और हम इंडिया में रहते हैं, हम भारतीय हैं, और हमारा तन मन धन हमारा जीवन किसको समर्पित है, भारत को समर्पित है। अब आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के विवाद है। बिल्कुल होगा भाई, इतनी अलग अलग लोग सोच रखने वाला, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, किसी को सिनेमा पसंद है, किसी को किताबें पसंद है, कोई सा धर्म मानता है, कोई कुछ कर रहा है। तो इनके बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दों को लेकर के तो विवाद होता होगा। अब वो विवाद जो होते हैं, उन विवादों को हटाना ही, खत्म करना या उनमें तालमेल बिठाना ही तो क्या है, काम है संविधान का। कुछ बुनियादी नियमों की अब आवश्यकता होती है। अगर अब इस प्रकार से कुछ विवाद होंगे तो उन विवादों को रोकने के लिए क्या करा जाएगा, कुछ नियम बना दिए जाएंगे, कुछ बुनियादी नियम बनाए जाएंगे। तो हमें बुनियादी नियमों की क्या है, आवश्यकता है। समूह के सभी सदस्य जानते हो, ये जो बुनियादी नियम बनाए गए उनको समूह के जितने भी सदस्य हैं वो जानते हो। न्यूनतम समन्वय बना रहे, मतलब जो तालमेल है वो बना रहे। लागू भी किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम बना दिए, वो लागू भी होने चाहिए और न्यायालय के द्वारा चलने चाहिए। सभी को विश्वास हो जाता है, ये भी अपन एक बार फिर से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। आम एग्जांपल, जो नॉर्मल एग्जांपल है वो, जैसे एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी, तो आम जिंदगी का एग्जांपल समझेंगे और फिर जो संविधान के द्वारा एग्जांपल है वैसा एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। सभी को विश्वास हो जाता है, लोग भी इसका पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर उसको नहीं निभाया तो आपको क्या दंड मिल सकता है। अब देखिए यहां पर समझिए, जैसे कि मैंने आपको एक ऑफिस का भी एग्जाम्पल दिया था, यह था आम जिंदगी का एग्जाम्पल कि मैंने ऑफिस का आपको एग्जाम्पल दिया। अब एक नियम बना दिया गया कि भाई 24 घंटे के अंदर ही काम करना है। 24 घंटे से पहले टीचर बाकी स्टाफ को परेशान नहीं करेगा कि भाई 2 घंटे में गया सर, हो गया क्या मेरा काम, 3 घंटे में गया, हो गया क्या सर मेरा काम। ऐसा नहीं, 24 घंटे तक का तो टाइम आपको स्टाफ को देना ही होगा। यह नियम बना दिया, एक बुनियादी नियम बना दिया। उसके बाद सभी सदस्यों को, ऑफिस के जितने भी स्टाफ है उन सबको क्या कर दिया, बता दिया। तो अब क्या होगा, एक तालमेल सा बना रहेगा कि हाँ भाई चलो 24 घंटे से पहले तो जाकर के कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तक की तो लिमिट है, ठीक है। और जो टाइप कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं वो भी सोचेंगे नहीं यार 24 घंटे तक से पहले करना है, 24 घंटे का सर बोल सकते हैं। तो 24 घंटे तक तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो तालमेल बना रहेगा। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बोल दिया कि हाँ भाई 24 घंटे तक का ये ऐसा है, इसको लागू नहीं करा गया। सच में लागू भी होना चाहिए, जितना स्टाफ है वो सारा माने भी कि हाँ भाई 24 घंटे तक मैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको परेशान नहीं करूंगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ ये सोचेगी नहीं 24 घंटे के अंदर मुझे सर का मैम का काम करके देना ही देना है। फिर लागू क्या जाना चाहिए, न्यायालय जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं निखिल सर राहुल सर है, अगर नहीं होता है काम तो फिर भाई राहुल सर निखिल सर को बोलेंगे, या तो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ जाकर के बोल दे नहीं देखो मनीष सर बार बार में परेशान करते हैं, 24 घंटे से पहले आकर के बोल दे ला मेरा काम, या वो ना करे तो मैं बोल दूं सर देखो 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, काम दिया ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, सभी को विश्वास हो जाएगा। निखिल सर राहुल सर सुनेंगे, हाँ यार बात सही, विश्वास हो जाएगा। और जब विश्वास हो जाएगा तो बाकी फिर जिसने काम नहीं करा होगा उसको बुलाया जाएगा, या जिस टीचर ने ज्यादा परेशान करा होगा उसको बुलाया जाएगा। तो इन नियमों पे क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। और जब पालन हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि नहीं यार काफी ज्यादा बार बार में टीचर परेशान करता है या ये स्टाफ वाला काम नहीं करके दे रहा, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन लिया जाएगा तो जो बाकी के स्टाफ के लोग हैं वो
फिर पालन करना शुरू कर देंगे, और नहीं यार देखो उस पर ही एक्शन हो गया था, तो ऐसा, तो उससे क्या है, नहीं करेंगे तो दंड मिलने की या कोई एक्शन होने की जो गुंजाइश होती है वो होती है। ये था एक आम जिंदगी का एग्जाम्पल। अब आते हैं मेंटो जिंदगी, या हम बात करते हैं हमारे संविधान के एक एग्जाम्पल। जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि समानता का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, कि भाई भारत के सभी जो नागरिक हैं वो समान है, एक बराबर है, जाति धर्म लिंग रंग के आधार पर आप किसी में भी भेद नहीं करेंगे। ये एक बुनियादी नियम बना दिया गया। पूरे सदस्य समूह के सभी सदस्य मतलब देश के सभी लोगों को बता दिया। और कब से बता दिया? 26 जनवरी को अनाउंसमेंट कर ही दिया था ना, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस दिन से बता दिया। तो अब लोगों में एक तालमेल रहेगा, देखो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ओके। और अब उसे लागू भी किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है, और जब जाएगा, अब जिसके साथ भेदभाव हुआ है उसको विश्वास दिला दिया संविधान ने कि भाई अगर तेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो यहां पर जा, न्यायालय में जा, कोर्ट में जा, तो उसके क्या हो गया, विश्वास भी। यहां तालमेल बिठा दिया कि भाई देखो भेदभाव नहीं करना है, तालमेल बिठा दिया। और अब भी अगर आपके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो आपको विश्वास भी दिलाया कि डरो मत, संविधान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे, फिर अगर जो गलत कर रहा है, जो भेदभाव कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा कोर्ट। अब एक्शन लेगा तो बाकी लोगों में भी क्या होगा, डर पैदा होगा कि नहीं अब हमें भेदभाव नहीं करना है। तो क्या होगा, सब पालन करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को दंड या सजा मिलने से डर लगता है, ओके। ये बात। अब बात आती है सर यहां पे संविधान की, कहां पर बात हुई, संविधान तो एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो बुनियादी नियम है, ये बुनियादी नियम ही क्या है, यही संविधान है, यही संविधान। संविधान क्या बताता है? संविधान यही तो बताता है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, जनता के क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या अधिकार हैं, सरकार कैसे बनेगी, कैसे हटेगी, जनता क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, किसके पास कैसे कैसे अधिकार है, ये सारे काम संविधान। तो वो बुनियादी जो अधिकार है, वो बुनियादी नियम है, वही तो संविधान ने दी है, ओके। तो यहां पर आपको दोनों प्रकार से मैंने एग्जांपल से ये समझा दिया। तो संविधान का पहला काम क्या है? यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए। तो बुनियादी नियमों का एक समूह मतलब पूरा एक ग्रुप। देखिए अगर कोई एक ही कानून या एक ही नियम बना दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बुनियादी नियम कहेंगे, ठीक है, कि भाई ये बुनियादी नियम है, आपको ऐसा करना है। पर काफी नियम बनाए गए हो, एक से ज्यादा नियम बनाए गए हो, तो वो बुनियादी नियमों का क्या है, समूह है। अब हमारे संविधान में क्या है, एक तो नियम है नहीं, बहुत सारे नियम है। सरकार ऐसे बनेगी, ठीक है, जनता के पास ये अधिकार है, जनता वोट डाल सकती है, 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं, ठीक है, राज्यों की सरकार ऐसे बनेगी, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होगा, बहुत सारे नियम है। तो जो बुनियादी नियमों का एक समूह क्या करा दे, उपलब्ध करा दे। वो उपलब्ध किसने करा दिया, संविधान ने करा दिया, जिससे क्या हो, समाज के जो सभी सदस्य हो उनमें एक समन्वय तालमेल बना रहे और लोगों को क्या हो, विश्वास बना रहे। विश्वास किसका, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका, कि भाई हमारे साथ क्या हो, कभी गलत ना हो। ये मैंने फोटो दिखाई है हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर दिखाई है भारत की, ये बेहतरीन तस्वीर, ठीक है, जैसे कि हमने न्यायालय की भी चर्चा करी थी वहां पे। तो ये जो पहला काम था, तालमेल बढ़ाता है और विश्वास दिलाता है, ये हमारा पूरा कंप्लीट। फिर आते हैं दूसरे काम की तरफ, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता है। अब देखिए संविधान एक बार बन चुका है, संविधान में कुछ बुनियादी बातें लिख दी गई हैं, ठीक है, बुनियादी बातें होती गई हैं। पर अब डेली जब कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ फैसले लेने होंगे, तो कौन लेगा? तो ये जो निर्णय निर्माण, जो डिसीजन मेकिंग की जो शक्ति है, वो किसके पास रहेगी? कौन निर्णय लेगा देश के लिए, कि अगर किसी के साथ गलत हुआ तो कौन डिसीजन ले रहा है कि इसके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ? देश के लिए क्या करना है, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन निर्णय करेगा, कौन डिसीजन करेगा? तो ये निर्णय निर्माण की शक्तियां किसके पास है, ये भी तय कौन करता है? ये भी संविधान तय करके देता है कि ये डिसीजन लेगा, ये व्यक्ति, ये संस्था ही डिसीजन लेगी, इसके अलावा कोई भी निर्णय या डिसीजन फैसला नहीं ले सकता। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो पहले अपन समझते हैं राज्य क्या है और शासन क्या होते हैं। आइए जानते हैं राज्य। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स को समझो आप। ये संप्रभु जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोवरेन। सोवरेन, तो सोवरेन या संप्रभु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। और यहां पर आजाद होने का मतलब, जो हमें राजनीतिक आजादी मिल चुकी थी वो तो मिल ही चुकी है। इसके साथ यहां पे ये बात कही जाती है कि अब से भारत क्या है
किसी भी इंटरनेशनल दबाव में नहीं है या किसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय देश का गुलाम नहीं है। भाई अभी तक तो क्या था कि ब्रिटिश शासन हमारे फैसले लेती थी, पर अब आज से हम किसी भी देश के अधीन नहीं है। हम जो फैसले लेंगे वो क्या होंगे, हमारे खुद के होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में किसी भी देश के हम बात नहीं मानेंगे। कल को अमेरिका बोले नहीं नहीं आप रशिया के साथ रिश्ते मत रखो, आप चुप रहिए, हमारी मर्जी, हम चाहे जिसके साथ रखें। कल को रशिया बोले नहीं नहीं आप चीन के साथ रिश्ते मत रखो, बोला आप भी रुक जाओ, हमारी मर्जी है, हम चाहे जिसके साथ रिश्ते रखें और चाहे जिसके साथ रिश्ते बिगाड़ें। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉवरिन हैं, हम लोग संप्रभुत्व वाले देश हैं, सॉवरिन कंट्री हम लोग हैं। और जब आप भारत का प्रियम्बल या भारत की उद्देश्य का जिसे बोलते हैं, प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी शब्द आता है सॉवरिन, जो ये भारत की संविधान घोषित करता है कि भारत एक सॉवरिन कंट्री है, सॉवरिन नेशन है। तो अब जो कंट्री सॉवरिन है, जहां का देश सॉवरिन है, वहां के लोग भी क्या हो जाएंगे, सॉवरिन हो जाएंगे, संप्रभु हो जाएंगे। मतलब ऐसे लोगों का समूह है जिस देश जहां आजाद है, जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं हो, किसी का भी गुलाम नहीं है, तो वहां के जो लोग हैं पूर्ण रूप से क्या है, आजाद है। तो संप्रभु लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि उनकी जगह है। जैसे कि भाई हम बात करते हैं कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, पर टॉस करने एक जना ही जाता है, तो एक जो कप्तान होता है वो इन 11 खिलाड़ियों का और पूरे देश का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं किसका हूं, भारत का हूं। जैसे ही विराट कोहली ने टॉस जीता, नीचे लिखा हुआ था इंडिया वॉन द टॉस, भारत ने टॉस जीता, ना कि विराट कोहली ने। क्यों? क्योंकि ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो संप्रभु लोग हमारे समझ में आ गया, प्रतिनिधित्व आ गया। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग का, भू का मतलब जमीन और एक जमीन का भाग, निश्चित भाग। भाई आज हमारे पास लिमिटेड लैंड ही तो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये पूरा भारत का एक निश्चित भूभाग है। इस भूभाग के अंदर जितने भी संप्रभु लोग रह रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली वो राजनीतिक संस्था। अब जो भी इन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो राजनीतिक संस्था क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। जैसे कि मैं बात करूं सरकार, सरकार क्या है, सरकार एक राजनीतिक संस्था आ जाएगी जो क्या कर रही है, जो भारत में संप्रभु लोग रह रहे हैं उनके प्रतिनिधित्व उनका कर रही है। तो ये सरकार भी क्या है, राज्य आ जाएगा, सरकार राज्य। और सरकार के अंदर जितने भी प्राधिकरण है, जितने भी ऑथोरिटीज है, या सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो भी क्या है, राज्य कहलाएंगी। आप जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक का आपने नाम सुना होगा। विश्व बैंक में भारत की तरफ से कौन जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके गवर्नर जाते हैं जब मीटिंग्स होती है। तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो भी क्या कर रहे हैं, संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहला रहे हैं, राज्य कहला रहे हैं। तो यहां पर सरकार से बढ़कर के भी ये बहुत कुछ आ जाता है। राज्य का सीधा सा मतलब इतना सा है, इन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, राज्य कहला रहे हैं। ठीक है, वो राज्य में आ जाएंगे। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, तो कहीं बड़े लेवल पे इसका मतलब है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। तो सरकार या जो कार्यपालिका है, ये तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का एक हिस्सा है, और राज्य काफी बड़े स्तर पे है, काफी बड़े लेवल पे फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक उदाहरण दिया, वो भी क्या है, राज्य का ही भाग आ जाता है। ठीक है, तो राज्य। अब हम लास्ट की स्लाइड पे चलते हैं एक बार। तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण हो। तो राज्य का निर्माण हो, राज्य का निर्माण क्या है, वो सारी राजनीतिक संस्थाएं जो क्या करे, संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो क्या कहलाती हैं, राज्य कहलाती हैं। अब नियमों को बनाएगा कौन, अब सवाल यही आया। हमने शुरुआत जो सेकंड जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, जिससे करा कि नियमों को बनाएगा कौन, निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास है, तो नियमों को कौन बनाएगा। इसका जवाब कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में जो शक्ति, अब ये शक्ति कौन सी शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है। और राजनीतिक शक्ति में क्या आ जाता है, पॉलिटिकल पावर में क्या आ जाता है, जो निर्णय लेने की पावर है, डिसीजन लेने की पावर है, उसकी बात हो जाती है। तो जो निर्णय लेने की जो पावर है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसका वितरण कर देता है कौन करता है, संविधान करता है। और किस प्रकार से करता है, स्पष्ट रूप से कर देता है, बिल्कुल साफ सुथरा वितरण कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, भारत में केंद्र सरकार कुछ काम करती, भाई जैसे कि नोट बंद करने थे 500,000 के, किसने करे, मोदी जी ने करे, केंद्र सरकार ने करे, आपने या मैंने तो नहीं करे, या किसी राज्यों की सरकारों ने तो नहीं करे, तो वो काम किसने करा, केंद्र सरकार ने करा। आपके किसी राज्य में पुलिस की जो वर्दी है वो अलग है, वो किसके काम है, वो राज्य सरकार का काम है, वो राज्य के हिसाब से, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। तो किसके पास क्या काम है, क्या नहीं है, किसके पास कितनी शक्ति है, कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीजन किसको लेना है, वो क्या है, तय कौन कर देता है, वो संविधान तय कर देता है।
वो कौन तय कर देता है? संविधान तय कर देता है। शासन का प्रकार, अब ये निर्णय लेगा कौन, कौन डिसीजन लेगा, ये शासन के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि शासन चला कौन रहा है देश पे, किस प्रकार का शासन चल रहा है। अगर राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र को भी आगे समझेंगे क्या होता है, या अगर एक पार्टी व्यवस्था है या लोकतंत्र है, इन तीनों के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। पर यहाँ की जो सारी शक्ति आती है वो कहां से आती है? संविधान से ही आती है। सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। अगर आप ये शब्द देखेंगे राजतंत्र, राज कौन करता है? राज करते हैं राजा या रानी, और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तो जहां पे क्या हो, राजा रानी की व्यवस्था हो, जहां पे राजा या रानी राज करते हो, तो वहां पे निर्णय कौन लेगा, डिसीजंस कौन लेगा? राजा या रानी लेगा। तो कानून का निर्माण कौन करता है? राजा करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है, जैसे भारत में भी काफी राजा हुआ करते थे, तो अब उस समय कौन था? सब कुछ राजा ही था। तो राजा ने भाई डिसीजन ले लिया कि ये करना है, तो वही होगा उसमें, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड था? राजा के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक पार्टी व्यवस्था, एक पार्टी व्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे आज आप भारत में देखते हो बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टियां। भारतीय निर्वाचन आयोग में 750 से ज्यादा पार्टियां क्या है? पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब किसी देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो, जैसे कि चाइना में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। और जैसे आप जब उत्तरी कोरिया में जाएंगे तो वहां पे वो किम जोंग उन क्यूट सा बच्चा है, ठीक है, उसकी वो एक ही पार्टी है। तो जहां पर एक ही पार्टी की व्यवस्था होती है, तो सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? उस पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं ना, वही लेते हैं, वही उस पार्टी के बड़े नेता निर्णय लेते हैं। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। तो अब सोवियत संघ की चर्चा अभी हम पावर बूस्टर डोज में करेंगे, और वहां पर भी जो एक पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सारे के सारे अधिकार थे कि भाई वही क्या करेगी? सारे के सारे निर्णय लेगी। तो आइए जानते हैं सोवियत संघ के बारे में, ठीक है। सोवियत संघ की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य वो किस प्रकार से टूटता है, किस प्रकार से जुड़ता है, फिर बिखरता है, ये सारी कहानी हम जानेंगे। इनको देखिए, इनको जानते हैं आप? जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। ये कौन है? ये है भैया पुतिन भैया। पुतिन भैया अभी जो है, अभी रशिया के क्या है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। मैं आपको रशिया दिखा देता हूं। ये जो आपको पिंक कलर में देखने को मिल रहा है, जहां पे 11 लिखा हुआ है, ये जो पूरा वाला एरिया है आज के मौजूदा क्या है? रशिया है, जिसे हम हिंदी में रूस कहते हैं, ठीक है। और ये कौन है? ये है यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात आती है कि सोवियत संघ क्या है सर, रशिया का इससे क्या लिंक है? तो यहां पर आपको ये जो 11 नंबर पे लिखा हुआ दिख रहा है, और ये इतना बड़ा भूभाग जो आपको नजर आ रहा है, ये रशिया है। और इसके आसपास में ये देश और हैं, ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे देश मिलाकर करके क्या बनाते थे? यूएसएसआर बनाते थे। क्या बनाते थे? यूएसएसआर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। सोवियत कौन है? सोवियत ग्रुप है, ऐसा समूह है जो क्या करता था? निर्णय लेता था, डिसीजन लेता था। तो और छोटे छोटे सोवियत हुआ करते थे, और उन सबका मिला करके एक बड़ा ग्रुप बनाया गया। तो ये एक छोटा सा जो अलग देश था, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और ये पूरा मिलकर के क्या बन गया? एक पूरा संघ बन जाता है, पूरा एक ग्रुप बन जाता है। इस यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और शॉर्ट में जिसे अपन क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं, इसका जो मतलब है वो समझते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, सोवियत मतलब निर्णय लेने वाली बॉडी जो है। तो अब अलग अलग देशों में अलग अलग लोग निर्णय लेते थे, वो सब क्या हो गए? जुड़ गए। सोशलिस्ट का मतलब समझिए, अगर सोशलिस्ट को मैं हिंदी में लिखता हूं तो वो होता है समाजवादी। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। समाजवादी को पहले समझिए। समाजवादी एक अर्थशास्त्र की एक विचारधारा है, ठीक है, जहां पर आपको ये वाद शब्द नजर आ जाता है। वाद का मतलब होता है विचारधारा को दर्शाया जाता है, जैसे कि समाजवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद, राष्ट्रवाद, ये सारी क्या है? विचारधाराओं की चर्चा होती है। और इंग्लिश में हमें जब इसमें ISM लग जाता है, जैसे कि आप कहेंगे सोशलिज्म, तो सोशलिज्म क्या है? विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा। अब इसको समझिए, समाजवाद से पहले क्या है? पूरी दुनिया में जो विचारधारा चल रही थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा। पूंजी का मतलब होता है संपत्ति,
और यहां पर सब कुछ खेलता संपत्ति का कि भाई संपत्ति किसके पास है, किसके अधीन होगी संपत्ति। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कहा गया कि जहां पे से भी जो उत्पादन होगा, जो भी फैक्ट्री है, उद्योग है, सब कुछ है, वो किसके अधीन होंगे, वो निजी क्षेत्र के अधीन होंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर उनको चलाएगा। सरकार का क्या होगा, कम से कम हस्तक्षेप होगा, मतलब ज्यादा चीजें क्या होंगी, प्राइवेट सेक्टर की होंगी, प्राइवेट के अधीन होंगी, प्राइवेट को जो करना है वो करे, सरकार तो कम से कम हस्तक्षेप करेगी, अपना कर टैक्स लेगी, बाकी मामला सब कुछ उन पर छोड़ दिया। तो वो क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब हुआ क्या कि इस निजी क्षेत्र में जो होता है वो होता है मालिक। अब वो मालिक क्या चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उत्पादन हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर उत्पादन होगा तो इसको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। भाई ज्यादा उत्पादन होगा, वो ज्यादा मार्केट में बेचेगा, उसको पैसा कमाएगा, प्रॉफिट होगा। और इस ज्यादा उत्पादन के लिए क्या करवाता है, मजदूरों से ज्यादा काम करवाता है, मजदूरों से ज्यादा काम करवाता है। 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाएगा, छुट्टी भी नहीं देता, पैसे भी काट लेगा, कभी अगर ज्यादा छुट्टियां ले ली और कर ली, तो ये मजदूरों से क्या है, ज्यादा काम करवाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। और ये क्या हो रहा है, ये मजदूरों का हो रहा है शोषण, मजदूरों के पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये शोषण हो रहा है। तो अब जब ये शोषण हो रहा था, ये अत्याचार हो रहा था, और हो किसके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ मालिक के प्रॉफिट के लिए। भाई मेहनत कौन कर रहा है, मजदूर कर रहा है, उत्पादन कौन बढ़ा रहा है, मजदूर बढ़ा रहा है, पर प्रॉफिट कौन कमा रहा है, मालिक कमा रहा है। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट मालिक ले जाता था और शोषण मजदूरों का होता था। तो फिर एक दाढ़ी वाले बाबा आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। जब कार्ल मार्क्स आए, दाढ़ी वाला बाबा आए, तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो व्यवस्था ही गलत है, यार मेहनत ये करे और फल ये खाए, ये तो व्यवस्था ही गलत है, इस व्यवस्था को क्या खत्म ही कर देना चाहिए। तो दाढ़ी वाले बाबा से पूछा, दाढ़ी वाले बाबा आप बताइए कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बोले समाजवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, समाजवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले इसमें क्या होगा, बोले इसमें समाज के बारे में जो सोचा जाएगा, और समाज किससे बना हुआ है, हम सबसे मिलकर के बना हुआ है, और हम सब में वो मजदूर, गरीब, पिछड़े हुए वर्ग के लोग भी आ रहे हैं, इनके बारे में सोचना जरूरी है। तो बोले किस प्रकार से हम इनको सही कर सकते हैं। बोले किस प्रकार से, क्या, सारा का सारा जो नियंत्रण है वो कौन करे, सरकार करे। क्योंकि सरकार को कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं, और सरकार किसके लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है, जनता का भला करने के लिए होती है। और सब कुछ ये जितना भी उत्पादन जो भी कराए वो कौन करवाए, सरकार करवाए। अगर सरकार करवाएगी, मतलब एक टुकड़ा जमीन का भी है वो भी सरकार बांटे। सरकार जब उत्पादन करवाएगी तो सरकार सब में क्या कर देगी, उसे बराबर बांट देगी, ये है। और अगर ऐसा भी ना कर सको तो एक काम कर लो, ये जितने जो मजदूर हैं, जैसे मान लो किसान है, अब किसान क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, बेच देते हैं, है, और मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे बड़े बड़े जो किसान हैं उनके काम करते हैं, उनसे भी शोषण करते हैं उनका भी, ठीक है। अभी क्या करें, 20 लोग हैं, खुद मिल जाए और खुद एक छोटे से खेत पे काम करे, वो 20 लोग ही काम करे, और जितना भी प्रॉफिट हो वो 20 के 20 लोग बांट ले। सामूहिकीकरण की बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स करते हैं। ये समाजवाद की विचारधारा है। समाजवाद की विचारधारा काफी फेमस हुई, और कार्ल मार्क्स सच में एक बहुत गजब के विचारक थे। इन्होंने पूंजीवाद से बिल्कुल हटकर के एक विचारधारा दी। काफी समय तक ये पूरी दुनिया पे समाजवाद की जो विचारधारा वो चलती है। समाजवाद एक काफी बड़े लेवल पे फैलता है, और ये समाजवाद को अगर सच में किसी ने अपनाया और सच में पहले लेवल पे अगर कोई समाजवाद को अपनाता है तो वो है रूस, या जिसे आप रशिया कहते हैं, ठीक है। अब ये रूस जो है, इस रूस की कहानी आगे की सुनते हैं। ये पूरा है आपका यूएसएसआर साम्राज्य, यूएसएसआर साम्राज्य, ये क्या है, पूरा है आपका यूएसएसआर साम्राज्य। अब 1917 तक क्या था, यहां पर जो राज चलता था वो चलता था राजा का, जिसका नाम था जार निकोलस टू, जार निकोलस टू। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, जार निकोलस द्वितीय की लीडरशिप में रूस बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, बहुत बुरी स्थिति रूस की होती है, और जो देश में स्थितियां हैं वो भी स्थितियां खराब हो जाती है। तो रूस में 2 क्रांतियां होती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। तो फरवरी की क्रांति से क्या है, ये वाला जो जार निकोलस टू है ये इस्तीफा दे देता है, और वहां पर एक सरकार का गठन होता है। पर जैसे ही सरकार का गठन होता है तो वहां पर एंट्री होती है एक इंसान की, जिसका नाम था लेनिन। अब लेनिन की जब एंट्री होती है, लेनिन क्या था, कट्टर समाजवादी इंसान था। वो कट्टर कार्ल मार्क्स को अपना गुरु मानता था। बोले नहीं यार, ये तो जो अब भी सरकार बनी है ना, वो सरकार समाजवाद वालों के लिए नहीं है, ये सरकार तो किसकी है, पूंजीवादियों की है। समाजवादियों की तो सरकार नहीं, मजदूरों की, किसानों की तो बात ही नहीं करेगी। तो ये जैसे ही अप्रैल में यहाँ पर रूस में एंटर होता है तो कहता, बोला अब भी तो एक क्रांति और बाकी है,
अभी हमें क्या करना है, इस सरकार को हटाना है। इसलिए फिर अक्टूबर की क्रांति होती है और लेनिन क्या करता है कि जो रूस है उसको क्या बना देता है, एक समाजवादी राष्ट्र बना देता है, जहां पे सब कुछ क्या होगा, सरकार के अधीन होगा, निजी क्षेत्रों को बिल्कुल मना कर देता है। इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे लेनिन 1922 तक ये जितने भी राष्ट्र जो आपको देखने को मिल रहे हैं उन सभी को जोड़ता है और एक पूरा संघ बना लेता है जिसका नाम है यूएसएसआर, या हम जिसे हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। अब ये सोवियत संघ 1922 में बन जाता है और एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ये उभरता है और इसकी और भी प्रगति की ओर लेकर के जाता है लेनिन, परंतु लेनिन की 1924 में हो जाती है मृत्यु, उसकी डेथ हो जाती है। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद यहाँ पे सारी की सारी जो जिम्मेदारी संभाली वो किसने संभाली, स्टालिन ने। स्टालिन 1953 तक राज करता है। स्टालिन के लिए यह कहा जाता है कि स्टालिन हिटलर से भी ज्यादा बेकार तानाशाह था। जितना शोषण अत्याचार हिटलर ने कराना उससे ज्यादा तो स्टालिन ने कराया। तो स्टालिन एक बहुत बड़ा तानाशाह था। तो लोग क्या हो गए, काफी दुखी हो गए। जो राष्ट्र लेनिन के समय में इस रूस में या सोवियत संघ में जुड़े थे वो भी दुखी हो गए, बोले यार ये तो ना तो हमारी भाषा को बोलने दे रहा है, ना हमें अपने हिसाब से कुछ काम करने दे रहा है, तो सारा काम ही बेकार कर दिया। तो काफी क्या है, बहुत बुरी स्थिति में लोग वहां के होते हैं। पर हाँ, स्टालिन के समय में यह बात कहनी पड़ेगी, जो सोवियत संघ है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके निकलता है, एक बहुत बड़ी शक्ति बनता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में मजबूत पकड़ स्टालिन के समय में सोवियत संघ ने बनाई, ये अलग बात है। परंतु मानवाधिकारों के रूप में देखें या जनता की हालतों में देखें तो स्टालिन एक बहुत बेकार इंसान था। और अब स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव आते हैं। इस प्रकार से लोग चलते जाते हैं। फिर एक 1985 में एक भला मानस आता है जिसका नाम था मिखिल गोर्बेचेव। मिखिल गोर्बेचेव उसका नाम था। अब जो गोर्बेचेव आता है तो वो कहता है कि बोले देखो यार, इस प्रकार से देश नहीं चल सकता कि हर चीज ही सरकार बांटे। तो फिर बेचारे जो कोई इंसान अपने मर्जी से कुछ धंधा करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या करा जाए, ये विचार सही नहीं है। अब समय आ चुका है कि हम आर्थिक और राजनीतिक क्या सुधार लेकर करके आ जाए, आर्थिक और राजनीतिक सुधार लेकर करके आ जाए। तो वो उस समय क्या कर देता है, फिर पूरे देश में धीरे धीरे पूंजीवाद की व्यवस्था को लागू करता है। ये समाजवाद में जो एक पार्टी की व्यवस्था है इसको खत्म करता है और कहता है लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतंत्र भी आगे समझेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो मिखाइल गोर्बेचेव पूर्ण रूप से सुधार लेकर करके आ जाता है और 25 दिसंबर 1991 को ये जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसके पद से इस्तीफा दे देता है, महासचिव के पद से इस्तीफा दे देता है। और इसके इस्तीफे के साथ, किसका इस्तीफा, मिखाइल गोर्बेचेव के इस्तीफे के साथ ही यूएसएसआर क्या हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर से वो देश 15 के 15 हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, रूस है। एक बात आपको और बता देता हूं, 1945 से लेकर के 1991 तक एक चीज चल रही है पूरी दुनिया में, वो है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जिसे हम लोग कहते हैं। और ये कोल्ड वॉर जो चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ये इसके ऊपर शीत युद्ध के बारे में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था कि किस प्रकार से जो एक सोवियत संघ है वो क्या था, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ क्या है। ये जो 15 के 15 राष्ट्र हैं ये अलग हो जाएंगे, जो आज आपको देखने को मिलते हैं ये अलग हो जाएंगे और सोवियत संघ टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ, मतलब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया था सोवियत संघ और उसको जो समझाया गया है बस वही अपने लिए पावर बूस्टर डोज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये है लेनिन, यह है स्टालिन और यह है मिखाइल गोर्बेचेव। आपको तस्वीरें भी मैंने दर्शा दी। अब आते हैं लोकतंत्र पे। तो देखिए निर्णय कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, तो जैसे राजतंत्र में राजा ने लिया, एक पार्टी की व्यवस्था में जो पार्टी के बड़े नेता है या जो पार्टी है वही निर्णय लेती है। जैसे कि स्टालिन लेता था कि भाई बस मैं जो चाहूंगा वही होगा, तो उस प्रकार से। अब लोकतंत्र में क्या है, आइए लोकतंत्र को जानते हैं। शब्दों को समझिए, लोक का मतलब है लोग और तंत्र का मतलब है व्यवस्था। तो यहां पर क्या है, लोगों की व्यवस्था है, ठीक है। लोगों की व्यवस्था, लोगों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात जनता की करते हैं। जनता की व्यवस्था है, सिस्टम है जनता का। तो और जनता में क्या है, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वो भी क्या है, जनता है। उसका भी अधिकार है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो जाने और उसमें अपना हस्तक्षेप करे। ये लोकतंत्र है, ओके। लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। अब यहां पर बात आती है, कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक संविधान है वहां पर क्या है, जो निर्णय है वो कौन लेती है, जनता लेती है, ठीक है। लोकतांत्रिक संविधानों का मतलब क्या है, भाई ऐसे देश
जो क्या है लोकतंत्र को अपनाते हैं, जिन संविधानों में लोकतंत्र की बात करी गई है उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं। और लोकतंत्र क्या है, जनता की व्यवस्था, जहां पर क्या होता है, जनता मोटे तौर पे फैसले लेती है। कौन लेती है, जनता लेती है। अब आप भी सोच रहे होंगे जनता निर्णय कैसे लेती है, नोट बंद करें, मुझसे तो पूछा ही नहीं भाई बंद क्यों कर रहे हो। मोदी जी पूछते तो सही कि नोट क्यों बंद कर रहे हो, 500 और 1000 से क्या दुश्मनी थी, दूसरे कर देते, मुझसे तो पूछा नहीं। तो जनता कैसे निर्णय ले रही है, यही बात अब हम जानते हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। ये मैंने आपको संसद की तस्वीर दिखाई है और एक बार अपन संसद को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि संसद होती क्या है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पार्लियामेंट। संसद या पार्लियामेंट की वो बात है, एक वो स्थान है संसद जहां पर आपके जो निर्वाचित नेता है वो जाते हैं, बैठते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। पुराने कानूनों को हटा भी सकते हैं, उनमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं और बिल्कुल नए कानून भी बना सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, संसद में कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब क्या है, जो चुने हुए हैं, इलेक्टेड है लोगों के द्वारा। अब चाहे लोगों के द्वारा वो प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो संसद एक ऐसा स्थान है जहां पे निर्वाचित नेता जाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। वो पुराने कानूनों को बदल भी सकते हैं, उनमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और उनकी जगह नए कानून भी बना सकते हैं। अब भारत की संसद के 3 भाग हैं। एक है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा और थर्ड है राष्ट्रपति। लोकसभा में जो कुल सीटें हैं वो 545 है। ओके, 545 में से जो 543 लोग हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होकर के जाते हैं, उनको जनता चुनती है। अब 543 लोगों का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरा भारत है और इस पूरे भारत को क्या करा गया, 543 भागों में बांट दिया गया। और किस आधार पर बांटा गया, जनसंख्या के आधार पर। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि भाई यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ये एक एरिया हो गया। यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ये एक और एरिया हो गया। अब इन 10 लाख लोगों में से ये 10 लाख लोग मिलकर एक इंसान को चुनेंगे, ठीक है, और ये एक इंसान क्या होगा, लोकसभा में आकर के बैठ जाएगा। जैसे मैं कहूं ये लखनऊ है और लखनऊ के 10 लाख लोगों ने मिलकर के एक इंसान को चुना, वो लोकसभा में आकर के बैठ गया। इस प्रकार से 543। और जो 2 लोग होते हैं वो है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और इनका अब क्या प्रावधान है वो सुनिएगा। एंग्लो इंडियन, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत से यूरोपियन आकर के गए, जैसे कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये यूरोप देशों से आए थे वो। अब जब वो आए, और अब आपको पता है कि भारतीय नारी सब पर भारी, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर आए और भारत की नारी उनको पसंद आ गई तो बोला हम विवाह करेंगे, शादी करेंगे। तो ठीक है, अब उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। ध्यान रखिएगा, यूरोप के लड़के हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के लड़के हैं और भारतीयों की लड़कियां, उन्होंने शादी करी। अब उनके जो वंशज हुए या उनकी जो जनरेशन है, उनके लोग अगर यहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़का यूरोपियन होना चाहिए, एंग्लो होना चाहिए, और जो लड़की है वो इंडियन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई लड़का है और वो यहाँ पे कोई यूरोपियन ब्रिटिशर्स की कोई बेटी आई, लड़की आई, यहाँ पर नहीं मैं तो मैम साहब से शादी करूंगा, और फिर बोले नहीं मेरे बच्चे भी एंग्लो इंडियन। नहीं, लड़की इंडियन होनी चाहिए। तो जो उनके वंशज है वो क्या कहला रहे हैं, एंग्लो इंडियन कहला रहे हैं। 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, ये 2 सीटें किसकी थी, एंग्लो इंडियन की थी। और इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, डायरेक्ट कौन नॉमिनेट कर देगा, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देगा, 2 लोगों को वहां पर भेज देगा जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। परंतु 2020 में आकर करके भारत की संसद ने इस प्रावधान को हटा दिया। इस प्रावधान को हटा दिया कि अब 2 एंग्लो इंडियंस नहीं भेजे जाएंगे। पूछा गया क्यों, तो बोले, कहा गया कि टोटल आज भारत में जो इनकी आबादी है वो 296 लोगों की है, 300 से भी कम इनकी आबादी है। अब एक जगह हम 10 लाख पर एक इंसान चुन रहे हैं और यहां पर हम 300 पर 2 लोग चुन रहे हैं। मतलब एक इंसान 150 पर, एक इंसान 150 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यहां पर एक इंसान 10 लाख लोगों का। ये तो भेदभाव है, तो यहां पे गलत बात है। तो अब यहां पे क्या है, अभी तक 543 सीटें ही हैं। अब देखते हैं कि 2024 में चुनाव होंगे तब क्या इसका डिसीजन आता है। फिर राज्यसभा में है टोटल 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। ये किसी विशेष समुदाय से नहीं आते, ये इनके टैलेंट के कारण आते हैं। भाई अगर इनमें किसी कला का, विज्ञान का, साहित्य का, साइंस का, इनका अगर कोई नॉलेज है और उसमें उन फील्ड्स में वो एक बहुत बड़े स्तर पे गए हुए हैं, तो उनको वहां पे राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। जैसे मैं अभी का उदाहरण आपको देता हूं, पीटी उषा जी एक बहुत बेहतरीन एथलीट रही हुई है,
उनको राज्यसभा भेजा गया है उनके खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। तो अगर कभी, अब इसको क्या है, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और अपर हाउस में क्या है, जो समझदार व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान हो वो होने चाहिए। तो ये 12 जो लोग हैं ये अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज्ञानी हैं, उनको भेजा गया तो यहाँ पे क्या एडवाइस ले सके कि भाई ये काम होना चाहिए। अब जब मान लो कभी खेल पे कोई कानून बने तो ये बता सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा ज्यादा अच्छा होगा अगर ये काम सरकार करती है। और ये 233 लोगों को चुना जाता है, पर इनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। यहाँ पे डायरेक्ट जनता ने चुना है पर इनको जनता नहीं चुनती। फिर इनको चुनता कौन है, इनको चुनते हैं विधायक। विधायक कौन है, जैसे आपकी विधानसभाएं है ना, आपके राज्य में, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, जहां से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो विधायक क्या होते हैं, इनको चुनते हैं। और इन विधायकों को किसने चुना है, जनता ने चुना है। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली किसने चुन लिया, मैंने चुना है, क्योंकि मैंने इसको चुना और इसने इनको चुन लिया। तो बात तो वो यही क्या है, ठीक है, ये इस प्रकार से। और राष्ट्रपति साहब का तो अपन ने बिल्कुल पूरा एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि कैसे चुनाव होता है, ठीक है, वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो कानून बनाने का काम होता है वो किसका होता है, संसद का होता है। एक बार फिर से पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून जो बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद का जो गठन होगा वो भी विशेष प्रकार से होगा। जो किस प्रकार से हुआ है गठन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये मैंने आपको समझा दिया है। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। तो कानून कैसे हैं, ठीक है, सही है, बुरे हैं, इन कानूनों को बनाने से पहले उनको देने, जो अधिकार देने वाला है हमें उसे पहचानने वाला को, कानून को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा कि वो कानून बनाने का अधिकार किसे है, संसद को है, यह हमें पहले पहचानना होगा। अब इस संसद को अधिकार किसने दिया है, यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। देखिए कंफ्यूज मत होइए, कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, पर संसद को यह अधिकार किसने दिया, ऐसा भी तो पहले एक कानून होना चाहिए ना, कि वह संसद ही कानून बनाएगी। ये कानून किसने बनाया, तो संविधान ने बनाया। तो ये कानून कौन सा है, संविधान है। संविधान ही तो कह रहा है कि भाई संसद क्या करेगी, देश के लिए कानून बनाएगी। ये काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो सबसे पहले, सबसे जो पावरफुल सत्ता है, सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो संविधान है। संविधान का दूसरा काम, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन डिसीजन लेगा, ये जो निर्णय लेता है वो संविधान लेता है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो सरकार कैसे बनती है यह भी संविधान ही तय करता है। अब सरकार कैसे बनती है ये वैसे आप जनरली देखते हैं, नहीं तो फिर भी अपन लेक्चर 3 में पावर बूस्टर डोज में लेंगे कि सरकार का किस प्रकार से निर्माण होता है, ये नहीं तो एक अलग से वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संविधान के 2 काम थे, 2 काम हमने जान लिए हैं। अब 2 काम है वो आगे के लेक्चर में जानेंगे। और अब आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी राज्य की, सोवियत संघ की। देखिए बच्चों, अब आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, अब एक बड़े सपने के साथ जिए। एक अच्छे, मैं करियर ऑप्शंस पे भी एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी देखो, किस में जाना है आपको वो तय करो और मन लगा करके आज से ही बिल्कुल अच्छे से मोटे मोटे रजिस्टर खरीद लो और लिखते जाओ और तैयारी करते जाओ। अब ना रुकेंगे ना थकेंगे और कंटिन्यूसली अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।